गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ जी बेटा। तो क्या कंप्लीट कर लिया था? कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया था बच्चों, इंडक्टिव फैक्ट, है ना। कल हम लोगों ने इंडक्टिव फैक्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, सुनो। हमें 3 इफेक्ट पढ़ने हैं ना बच्चों। ठीक है, हमें इफेक्ट देखिए, सुनिए बेटा। अब जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं उसको सुनिए। देखो बेटा, हमारे पास है आई इफेक्ट, एक एच इफेक्ट और एक है एम इफेक्ट। ठीक है बेटा, 3 इफेक्ट है हमारे पास। इन 3 इफेक्ट में से एक इफेक्ट अपन पढ़ चुके हैं, है ना बेटा। एक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आई इफेक्ट में बच्चों बताओ, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसका होता है? मूवमेंट ऑफ सिग्मा एंड पाई। एम इफेक्ट में किसका होता है बच्चों? बताओ, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना बच्चों। पता है, ये सबको पता है। आई इफेक्ट में कौन मूव करते हैं? आई इफेक्ट में मूव करते हैं आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और एच सिग्मा और पाई दोनों, और एम इफेक्ट में मूव करते हैं आपके पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, कौन सा बॉन्ड आपका वीक होता है सिग्मा और पाई में से? कौन सा बॉन्ड वीक होता है बच्चों? पाई बॉन्ड वीक होता है। तो जो बॉन्ड वीक होगा उसको मूव करवाना आसान होगा ना। जो बॉन्ड वीक होगा उसको मूव करवाना आसान होगा, होगा बच्चों। तो मुझे बताओ कि पाई को मूव करवाना इजी होगा या सिग्मा को मूव करवाना इजी होगा? बोलो बच्चों, पाई को ना। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा इफेक्ट इसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा? बोलो बच्चों, एम इफेक्ट होगा ना बच्चों, है ना बेटा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं इनकी बात करूं, इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एम, फिर एच, फिर आई। ठीक है ना। सबसे पहले एम है, फिर एच है, फिर आई है। याद रह जाएगा। इसको साथ बोलो, देखो बेटा, इसको साथ बोलोगे तो क्या बन जाएगा? ये माही। ठीक है ना, बन गया माही। बोलो बच्चों। तो देखो, आई इफेक्ट, एच इफेक्ट, एम इफेक्ट। आई इफेक्ट में मूवमेंट होता है बच्चों सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, एच इफेक्ट में मूवमेंट होता है सिग्मा एंड पाई का, और एम में होता है पाई का। ठीक है। पाई बॉन्ड बच्चों वीक होता है, तो जो बॉन्ड वीक होता है उसको मूव करवाना इजी होता है, तो रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और आई इफेक्ट कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव होगा क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों आ गए तो बीच में रह गई। ठीक है बच्चों, चलिए अब बेटा अपन आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेटा, देखो सुनो। हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन या एच इफेक्ट। अब इसको ढंग से समझना बेटा, इसको समझोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। सबसे पहले देखो, इसकी कंडीशन क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन की, वो आप समझ लीजिए। देखो बेटा सुनो, की कंडीशन बहुत ही सिंपल है कि देखो बेटा, एक होना चाहिए sp2 कार्बन। ठीक है, एक sp2 कार्बन होना चाहिए, और
एक होना चाहिए sp3 कार्बन, sp2 कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट हो sp3 कार्बन से, और इस sp3 कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन को बच्चों अपन बोलते हैं अल्फा एच, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, देखो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझना बेटा। देखो, तो पहले बताओ कि ये जो CH2 प्लस है, इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ बच्चों। क्या sp2 है? क्या पॉजिटिव वाले की sp2 है बच्चों? किसी को दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसके जो ये पास वाला है वो sp3 है। क्या sp3 है बच्चों? और आप मुझे एक बात बताओ कि इस पे हाइड्रोजन है बच्चों? इस पे हाइड्रोजन है ना, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो, जैसे ये फ्री रेडिकल है बेटा, इस फ्री रेडिकल वाले का भी sp2 होता है, और ये sp3 है, और इस पर हाइड्रोजन भी है, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं, बोलो बच्चों, ये sp2 है, और ये sp3 है कि नहीं है बेटा? तो इसमें भी हो जाएगा क्या? बोलो। अच्छा, अब बताओ, अब देखो, ये जो कार्बन है ये बच्चों sp2 है, ये वाला कार्बन sp3 है बेटा, तो इसमें भी हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो बेटा, आ गया समझ में? तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एक sp2 कार्बन हो, और उस sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है बेटा, और इसी अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया बच्चों? बोलो, कंडीशन समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? क्या इस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? देखो बेटा, नहीं है। ध्यान दीजिए, इस कार्बन पर 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर का मतलब sp3, और ये भी क्या है? sp3। तो नहीं है ना पॉसिबल बेटा, तो इसका मतलब कार्बेनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? देखो बेटा सुनो, ये sp2 है ना, और ये sp3 है, बट क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? समझ में आ गया? तो इसमें पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई बात? है ना बेटा? अच्छा, अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं, क्या इसमें पॉसिबल है बेटा? बोलो, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। देखो, ये जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा एच नहीं है, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो बच्चों समझ में आ गया? हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन समझ में आ गई? क्या बोलेंगे कि गिवन कंपाउंड में एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन डायरेक्टली एक sp3 कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इस sp3 कार्बन पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। है ना बेटा? अपन कह सकते हैं क्या गिवन कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन sp2 hybridized कार्बन।
and it should be directly bonded with sp3 carbon, and it is known as alpha carbon. Hydrogen on alpha carbon is known as alpha हाइड्रोजन, है ना। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ alpha hydrogen is essential for hyper conjugation. समझ आ गई बात बेटा? अब मुझे कहा दो बेटा, क्या इस स्ट्रक्चर में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है क्या? क्या इस स्ट्रक्चर में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसमें कोई sp3 है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है। नहीं है ना बेटा? समझ में आ गया मामला? तो देखो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, नो हाइपर कंजुगेशन। क्यों? नो अल्फा कार्बन, है ना, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, चलिए अब वन बाय वन करते हैं बच्चों। सुनो, अब मैं लेता हूं सबसे पहले, देखो बेटा, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन। ठीक है। अच्छा बच्चों, कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन किसको बोलते हैं, पता है ना? पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कार्बन, है ना, ऐसी कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं। अब देखो बेटा, सुनो कैसे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये बेटा, ठीक है, मुझे एक चीज बताओ बेटा, इसको मैं और बेटर लिख देता हूं, देखो रुको। ऐसी कंडीशन, चलिए एक चीज बताइए बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2 है ना। तो मुझे बताओ, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, तो इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा होगा ना। बोलो बच्चों, sp2 में एक s काम आया, दो p काम आए, है ना, 1s and 2p आर यूज्ड। अब मुझे बताओ, एक p ऑर्बिटल इसके पास पड़ा होगा ना बेटा। तो देखो सुनो, मैं उस p ऑर्बिटल को इस तरह से दिखाता हूं। देखिए, ये इसका ये p ऑर्बिटल पड़ा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब क्या करेंगे? अब मुझे बताइए, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते बच्चों, बताओ? आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। रीजन, इस पॉजिटिव चार्ज वाली जो कार्बन है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है, और एक ऑर्बिटल आराम से दो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है कि नहीं कर सकता बच्चों? बोलो, कर सकता है ना। तो देखो, यहां से भी जा सकता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं ना बच्चों। अब मुझे बताओ, जब जा सकते हैं, मैं देखो ऐसे करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों सेकंड, इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड। देखिए क्या क्या बन रहा है, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले अगर अपन मान लीजिए फर्स्ट वाली हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट करवाएं, ठीक है, तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये तो कंफर्म है ना बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और वो हाइड्रोजन आपका प्लस की फॉर्म में बाहर रह गया, रहा कि नहीं रहा? क्योंकि बेटा आपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए एम्प्टी पी ऑर्बिटल में। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो देखो, ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन इस तरह से बाहर रह गया। अब देखो बेटा,
ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये इधर वाला हाइड्रोजन रह जाए, ठीक है। और देखो बोलो, ऐसा भी पॉसिबल है बेटा? अच्छा, क्या ये भी पॉसिबल है? बोलो बेटा, मूव कर सकता है? पहले इतना सबको समझ में आ गया क्या बेटा? इतना सबको समझ में आ गया? पक्का कंफर्म? झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का ना? अब देखो बेटा सुनो, हम इनको क्या बोल रहे हैं? देखो जो स्ट्रक्चर ए है, बी है, सी है ना बेटा? हम इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ए, बी एंड सी, ठीक है। स्ट्रक्चर ए, बी एंड सी, इनको अपन बोलते हैं बेटा हाइपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा बेटा, कितनी हाइपर स्ट्रक्चर बनी बताओ? कितनी बनी? 3 बनी ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर डायरेक्ट इक्वल हो गया नंबर ऑफ अल्फा एच। क्या बात सही है? बताओ बच्चों, इस sp3 कार्बन पर कितने अल्फा एच थे? इस sp3 कार्बन पर कितने अल्फा एच थे? 3 थे, तो 3 बन गई। अच्छा, अब देखो बेटा, एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन बोल सकता हूँ क्या? सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन बोल सकते हैं? अभी ये पाई वाला चलो एक बार मैं एल्कीन में बताता हूँ सिग्मा पाई क्यों बोला, इसको एक बार छोड़ देते। अब देखो बेटा, मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज सिग्मा पी ओवरलैपिंग। बोलो बच्चों, क्या ये पॉइंट समझ में आया? सिग्मा पी ओवरलैपिंग। मुझे बताओ बेटा, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं? चेक करो, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं? पी में जा रहे हैं। तो क्या मैं इसको सिग्मा पी ओवरलैपिंग बोल सकता हूं? ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज सिग्मा पी ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर बच्चों? अच्छा, क्या मैं इसको नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस बोल सकता हूं क्या? ये नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस क्यों बोला बच्चों? बताओ, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस क्यों बोला? कुछ बता सकते हो आप? देखो बेटा, जो H प्लस है ना, वो बिना बॉन्ड बनाए हाइपर स्ट्रक्चर के साथ है ना? तो देखो, अपन कह सकते हैं H प्लस विदाउट एनी बॉन्ड, है ना बेटा? बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना? वो बात समझ आएगी। तो इसको नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसके बेसिस पर हमने इसको नाम दे दिया नाथन बेकर इफेक्ट। पहले बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आया? ये स्ट्रक्चर ए बी सी में जो मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किए, इनमें किसी को डाउट है तो बोल जाओ। इनमें किसी को भी डाउट है तो आप बोले बच्चों। पक्का? कंफर्म? कोई डाउट नहीं? पड़ोसी की कसम? ओके, पड़ोसी की कसम, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आरुषि शर्मा, मैंने क्या समझाया? एक sp3 कार्बन हो, एक sp2 कार्बन हो, sp3 कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें देखो CH3 पे 3 हाइड्रोजन है, तो क्या बनी कि 3 हाइपर स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। जब हाइपर स्ट्रक्चर बनी तो H बिना बॉन्ड बनाए रहा, तो इसको नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस बोला हमने। अच्छा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पी में जा रही, इसको बोला सिग्मा पी ओवरलैपिंग, ठीक है। और जिस साइंटिस्ट ने बताया, इसके बेसिस पे नाम दे दिया नाथन बेकर इफेक्ट। अब देखो बेटा सुनो, मैं ये बोलूंगा स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। स्टेबिलिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन समझते, देखिए बेटा जैसे मेरे पास ही है, देखो बेटा ये मैंने कार्बोकेटाइन लिए, ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन में देखो तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है बच्चों। अब मुझे एक बार बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें एल्फा एच की बात करनी है तो बताओ बच्चों CH3 प्लस में कितने अल्फा एच है, 0 है ना, इसमें तो कोई sp3 कार्बन ही नहीं है। अच्छा अगले में बताओ बेटा 3 है, अगले में देखो इधर भी 3 और इधर भी 3, कितने 6 है बच्चों। और अगले वाले में बताओ, अगले वाले में बताओ 9 है। तो आप मुझे बताओ जितने अल्फा एच होंगे उतनी नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर होगी, है ना बेटा। तो नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर 0, 3, 6 एंड 9 है बेटा। तो मुझे बताओ अगर मैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। क्या ये स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया आप लोगों को, क्या ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्लियर है क्या, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ये बताओ नेक्स्ट, हाँ भैया। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं ये है मेरे पास, अब अगर आप ध्यान दो ना तो सारे ये 2 डिग्री है बच्चों। तो एक चीज बताओ बेटा, इनमें नंबर ऑफ एल्फा एच 6 है, ठीक है, इनमें 5 और इसमें 4 है बेटा, 6, 5, 4। क्या आपको समझ में आया, बोलो बच्चों। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं सेकंड बोल दूं, और इसको मैं थर्ड बोल देता हूं, ठीक है। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बच्चों क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, मैंने ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा। अब बताओ बच्चों, देखो अगर आप इसमें नंबर ऑफ एल्फा एच देखो, 0, 2 एंड 3 है बच्चों, है, बोलो 0, 2 एंड 3। तो क्या अपन इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये कह सकते हैं बच्चों, देखो आपका जैसे इसको आप बोल, इसको बी, इसको सी, तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा क्या, ठीक है। अगला बताओ,
अगर मान लो मैं ये लेता हूं, ये क्वेश्चन बच्चों IIT जेईई में आया हुआ है, बताओ इसमें कितनी हाइपर स्ट्रक्चर बन सकती है, इसमें कितनी हाइपर स्ट्रक्चर बन सकती है, चेक करो। ये क्वेश्चन IIT जेईई में पूछा जा चुका है बेटा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हो। देखो देखो बेटा, 3 यहाँ दिख रहे हैं, 2 यहाँ दिख रहे हैं, है ना, और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे भी ढूंढना है बेटा। तो नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 6 बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? क्या ये बात क्लियर है बच्चों, बोलो। अच्छा, अब एक चीज और बताओ मेरे को, अगर मैं ये बोलूं कि ये ठीक है, फिर मान लीजिए मैं ये लेता हूं, ये, और फिर मैंने ये लिया, ठीक है बेटा। अब आपको इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है बच्चों, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा 1 2 3, है ना। अब देखो बेटा कैसे, इस चीज को समझना ढंग से। देखो अगर आप ध्यान दो तो ये सारे के सारे आपके 3 डिग्री है बच्चों। अच्छा, इनमें H भी लग रहा है और I भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग रहे हैं बेटा, इसमें लग रहे हैं ना, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग रहे हैं। लेकिन जब दोनों लग रहे तो किसको प्रेफरेंस देंगे, बोलो बच्चों, किसको प्रेफरेंस देंगे, H को प्रेफरेंस देंगे ना, हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रेफरेंस देंगे। एक चीज बताओ बेटा, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें बॉन्ड तोड़ना है ना, बोलो बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है। अब देखो अगर आप बॉन्ड एनर्जी देखो, CH CD और CT, याद है क्या, किस बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होगी, CH बॉन्ड की। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, याद कीजिए, आइसोटॉपिक इफेक्ट में, याद है क्या, ये मैंने आपको कल समझाया था, देखो ये बड़ा आइसोटॉपिक इफेक्ट, याद है बच्चों। तो देखो CH बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड था, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, है ना। तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा टूटेगा तो मूव भी जल्दी करेगा। तो समझ में आया बच्चों। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं फिर यहाँ पर, कि यहाँ ये जो है बॉन्ड एनर्जी इसकी है, तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, है ना। तो देखो बात अगर अपन H इफेक्ट की करें तो देखो बेटा ये आएगा, ठीक है। तो H इफेक्ट सबसे अच्छा किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। और I इफेक्ट अच्छा किसका है, ये बेटा इसका है कि नहीं है, ये पढ़ा था कल। देखो H का तो H इफेक्ट अच्छा है और T का I इफेक्ट अच्छा है, ये मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था, बोलो बच्चों। तो अब देखो बेटा तीनों की डिग्री सिमिलर है, तो जब आप इनको एक्सप्लेन करोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से किसमें होगा, CH बॉन्ड वाले में होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चों, CH बॉन्ड वाले में होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, आएगी। चलिए ये बताओ बेटा, अब बताओ CH3 प्लस CD3 प्लस CT3 प्लस, बताइए बच्चों इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बेटा आप मुझे ये बताओ, क्या इनमें क्या इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, बोलो बच्चों, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग नहीं सकता ना, H इफेक्ट तो लगेगा नहीं, सिर्फ क्या लगेगा,
आई इफेक्ट, और आई इफेक्ट देखो बेटा किसका अच्छा है, आई इफेक्ट आपको किसका अच्छा दिख रहा है, बोलो बच्चों, पी का। क्लियर है? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा सुनो, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, और एक मैंने ये लिया। ठीक है, ये बेटा इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी डी। ठीक है, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है बच्चों। तो कौन बताएगा, फटाफट बताओ बेटा। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए मुझे। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, फटाक से आप एल्फ एच काउंट कर लो। ठीक है ना? तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं एल्फ एच काउंट करता हूं तो देखो इस पर इधर ये दो है बेटा, है ना? तो कितनी हो गई, एक मिनट सॉरी, ये हुआ अल्फा कार्बन, तो इस पे तो एक ही हुई, इस पे तो एक ही हुई बच्चों, है ना? तो इस पे एल्फा एच कितनी आई, इस पे एल्फा एच आई एक, आया। इस पे देखो बेटा यहाँ कितना आएगा, ये इस पर है, तो देखो ये हो गया 7 हो गए बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? अरे CH2 प्लस से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच था उसमें एक हाइड्रोजन थी पहले वाले में ए में, अगले वाले में टोटल 7 होगी। अगले वाले में देखो बेटा सुनो, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर दो हाइड्रोजन है, तो 3 होगी। और इसमें देखो बेटा यहाँ पे ये कितनी हो गई, ये 4 हो गई, होगी। तो आप बताओ, अब अगर मैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो बी, बी के बाद डी, सी, ए, आ गया। तो बच्चों देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे ये जो मैंने क्वेश्चन बताई समझ में आया आप लोगों को, बोलो बच्चों, क्लियर है क्या, है बेटा? अब देखो बेटा सुनो, आपने अभी ये देखो बेटा ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक चीज बताओ, आप लोगों ने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है? देखो बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो चार्ज होता है, ठीक है, वो आपका बताओ क्या होता है, मैं, आप ऐसा पढ़ते हो बेटा फिजिक्स में? देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। तो यहां से आप ये कहते हो बेटा, ठीक है, या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, बोलो बच्चों, बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं? अरे ऐसा बोल सकता हूं। अब मुझे क्या बताओ बेटा, अगर चार्ज बढ़ता है ना, तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा बच्चों, बताओ? अगर एनर्जी राइज हो गई तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी ना, करेगी बेटा, इतना तो कंफर्म है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और बताओ बेटा, जैसे सपोज ये कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज वाला है, ठीक है, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ रखा है, ठीक है, पॉजिटिव कार्बन से मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ रखा है। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब मुझे बताओ जब प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, बताओ? प्लस की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना, बोलो बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। चार्ज जब डिक्रीज करेगा
तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्या करेगी बच्चों, है ना। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन आपका विड्रॉविंग ग्रुप हो, मान लो, ठीक है, तो विड्रॉविंग ग्रुप बच्चों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, खींचेगा बच्चों। आप मुझे बताओ, जब किसी से आप इलेक्ट्रॉन खींचते हो तो उस एटम पे आप क्या जनरेट कर देते हो, उस एटम पे आप क्या जनरेट कर देते हो, पॉजिटिव। जितना ज्यादा खींचोगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, है ना, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई बेटा, है ना। आगे में, अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं ये नेगेटिव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेट करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, पहले से नेगेटिव चार्ज, और आपके पास इलेक्ट्रॉन और आ गई, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, राइज कर गया ना बच्चों। तो देखो बेटा, चार्ज राइज कर गया, चार्ज राइज कर गया, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई। इतनी समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है बेटा, अब मुझे बताओ, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट होगी, तो नेगेटिव चार्ज बच्चों कम होगा ना। बोलो बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी राइज करेगी कि नहीं करेगी, करेगी क्या, बोलो बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा था वो इधर देखो बेटा, सुनो, हमारे पास ये थे बेटा, एक चीज बताओ बेटा, देखो, मिथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट होता है बच्चों, मिथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट होता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस प्लस चार्ज को डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, बताओ बच्चों। मिथाइल ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज को डिक्रीज करेगा करेगा, ओके। अच्छा यहाँ देखो बेटा, ये दो मिथाइल है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन बेटा डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा है या कम है, इंक्रीज हुआ ना। इलेक्ट्रॉन डोनेशन जितना ज्यादा इंक्रीज हुआ प्लस चार्ज और ज्यादा डिक्रीज हुआ, ये बात क्लियर हुई। अच्छा अगले में देखो बेटा, यहाँ ये तीन तीन ग्रुप आ गए बच्चों, आगे कि नहीं आगे, तो देखो बेटा प्लस चार्ज और ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो मुझे बताओ बेटा, सबसे कम चार्ज कहाँ रहा, बताओ, डिक्रीज होते होते सबसे कम कहाँ रहा, 3 डिग्री में रहा ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे, अरे देखो बेटा, सब पहले ऐसे मान लो, देखो पहले 3 बंदे थे, 100 पे थे, एक का डिक्रीज हो गया 90 हुआ, एक का 80 हुआ, और एक का 70 हुआ, तो फाइनली कम इसका हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ बेटा, क्या आप बात समझ पा रहे। तो मुझे बताओ, इंडक्टिव फैक्ट से भी ऑर्डर वही आया ना, इंडक्टिव फैक्ट से भी ऑर्डर वही आया, स्टेबिलिटी ऑर्डर आया बच्चों, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखो, हम बेटा किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ रहे हैं, केटाइन का, किसका पढ़ रहे हैं बच्चों, केटाइन का। अच्छा बताओ, अल्फाबेट में सी कितने नंबर पर आता है, अल्फाबेट में सी कितने नंबर पर आता है, ABC 3 नंबर पर आता है, तो 3 डिग्री वाला बोलो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या ये बात समझ आई। तो बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मैं हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्या मेरी बात सही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय hyperconjugation as well as inductive effect. Is it right or wrong? क्लियर है बच्चों, सही है ये, सही है ना, ठीक है बेटा। चलिए मैं पहले फ्री रेडिकल ले लेता हूं, फिर इसको पॉइंट को लिखेंगे बेटा अपन, है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, अपन नेक्स्ट लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। इसको समझ लीजिए बच्चों, फ्री रेडिकल वाला समझाता हूं मैं आपको, ध्यान देना बेटा। देखो मैंने क्या किया, देखो जैसे ये मेरे पास
ये एक ऑर्बिटल है बेटा, और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ना बच्चों, इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ना, है। तो अब मुझे बताओ ये मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? एक है तो एक ही ले सकता है ना। तो देखो बेटा, ये इधर आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ सकता है, ये इधर आ सकता है। अब देखो बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो आपको इसको बेटा इस तरह से दिखाना पड़ेगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? देखो एरो को मैंने हाफ बनाया है, दिख रहा है क्या? अरे ये जो एरो मैंने बनाया है वो कैसा बनाया, दिख रहा है क्या? ये हाफ एडेड एरो है, और देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। इस तरह के एरो को अपन क्या कहते हैं बच्चा, पता है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों हाफ एडेड, हाफ हेडेड एरो है, या इसको बोलते हैं बच्चों फिश हुक नोटेशन। क्या बोलते हैं? ये तो हाफ हेडेड एरो बोल सकते हो या फिश हुक नोटेशन बोल सकते हो। अब देखो हुआ क्या, जब ये सर से निकल गया तो देखो ये H फिर रेडिकल। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, तो यहां देखो इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? क्या आपको बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस तरह से लेता हूं, देखो CH3 CH2 CH3 ये लिया, और फिर ये लिया मैंने, लिया। अभी देखिए ये बेटा 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं एल्फ एच की बात करूं तो यहाँ कितने? 3, यहाँ 6, यहाँ 9। बोलो बच्चों है कि नहीं है? अरे एल्फ एच इतने इतने ही है क्या? बोलो। अब देखो ये एल्फ एच हो गई, तो अगर मैं ये बोलूं नंबर ऑफ हाइपर स्ट्रक्चर, वापिस वही आ जाएगी बेटा। तो आप मुझे बताओ बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल क्या आएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और क्या आ गया बच्चों? एक बात हो, जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन का आया वही फ्री रेडिकल का आया ना। बोलो बच्चों, जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन का आया वही फ्री रेडिकल का आया। क्यों आया बच्चों? दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। अरे दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। देखो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल both have same stability order because both are electron deficient। कैसे? देखो समझते बेटा, जैसे मेरे पास ये इस तरह की पिक्चर है, ठीक है, और एक ये। अब बेटा इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? देखो ये 3 बॉन्ड है बच्चों, 3 बॉन्ड के टोटल 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। अब देखो यहाँ 6 और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, बोलो बच्चों, है ना। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक में 6 है एक में 7 है, लेकिन दोनों का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है ना बच्चों। बोलो, दोनों का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो बच्चों, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। तो मैं कह सकता हूं, देखो both have incomplete octet। क्लियर है बच्चों? दोनों का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। क्लियर है? बोलो,
तो अब देखो बेटा, ये बात होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, मैं लेता हूं नेक्स्ट। देखिए एक नोट लगा के बाद लिखते हैं बेटा। देखिए हाइपर conjugation is not possible in carbonyl। क्या ये बात सही है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन कार्बेनाइल। क्लियर है बच्चों? देखो कैसे इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं। देखो बेटा सुनो, अब देखो बेटा, सबसे पहले बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, नेगेटिव वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों। sp3। अच्छा अच्छा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताओ। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? देखो बेटा आराम से दिख रहे हैं आपको, 3 तो बॉन्ड ही दिख रहे हैं। 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर है। तो बोलो बच्चों इस पे 3 तो बॉन्ड पेयर है ना, और एक लोन पेयर है ना, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस पे देखो, इस पे बच्चों 4 बीपी है, तो इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अब एक चीज बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है क्या? क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। बेटा कार्बन के पास ऑलरेडी आपके 8 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों? कार्बन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 ऑर्बिटल। अच्छा बताओ, मुझे बताओ बेटा, आप सोचिए कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर रखने तो आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए बच्चों, बताओ। 8 ऑर्बिटल, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए। ये देखो बेटा 2s और 2p है बेटा। कार्बन कौन सी पीरियडिक एलिमेंट है? कार्बन कौन सी पीरियडिक एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का। तो सेकंड पीरियड में आपको पता है 2s और 2p होते हैं ना, सेकंड में 2s और 2p होता है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है ना। तो बिना एम्प्टी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लेंगे किसमें, एक बार बताओ। बिना एम्प्टी ऑर्बिटल के अपन इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते ना। समझ में आएगी बात बेटा? तो देखो क्या बोलूंगा, नो एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना बच्चों? इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है ना बेटा? क्या समझ में आया? हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं। अब देखो बेटा सुनो, तो अगर अपन इनकी ये बात करते हैं बेटा, देखो सुनो, CH3 माइनस, ये हो गया बेटा। अब देखो बेटा सुनो, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। डिग्री तो सबको पता है ना, डिग्री सबको पता है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन जो रेडिकल होते हैं, जो रेडिकल होते हैं उनका कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन रेडिकल का कौन सा इफेक्ट होता है? कौन सा, प्लस या माइनस? अरे आई तो होता है प्लस या माइनस, बोलो। प्लस होता है, कल पढ़ा था हम लोगों ने, है ना बेटा? अब देखो बेटा सुनो, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। यहाँ देने वाले दो दो जने हैं, है बेटा? देने वाले दो दो जने हैं, तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ देने वाले 3 3 जने हैं, तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा बच्चों। अरे समझ में आया क्या? बोलो। तो मुझे बताओ बेटा, अपन मैं कह सकते हैं यहाँ पर, देखो मोर चार्ज, बोलो बेटा, जब चार्ज ज्यादा तो मैं कह सकता हूं इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, मोर एनर्जी, है बेटा? अगर एनर्जी मोर है तो क्या बोलना पड़ेगा? लेस स्टेबल। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो बोलो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे क्या
कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनाइन, तो बोलो बेटा CH3 नेगेटिव 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, सही बात है क्या? अभी हम किन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है? अभी हमने किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है बच्चों? पहले लिखा था केटाइन का, एनाइन का। अच्छा, अल्फाबेट में ए कौन से नंबर पर आता है बच्चों? अल्फाबेट में ए कौन से नंबर पर आता है? 1 पे आता है, तो अब याद रह जाएगा। केटाइन है तो 3 2 1 और एनाइन है तो 1 2 3। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? याद रह जाएगा? ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं, बताओ बच्चों इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, सोच के बताओ। कौन मैक्सिमम स्टेबल होगा? कौन मैक्सिमम स्टेबल होगा? देखो बेटा ये होगा, होगा, क्योंकि आपको पता है, देखो इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन का तो मतलब ही नहीं है, तो एच इफेक्ट हुआ। एच इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? एच क्या, सॉरी आई इफेक्ट, एच क्या, आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? बोलो। एच डी और टी में से टी का ज्यादा होता है ना? अरे टी का ज्यादा होता है, तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बढ़ाएगा ना बच्चों, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बढ़ा देगा। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। अरे बच्चों समझ में आ गया? पक्का ना? किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए अब ये बताओ, अब बताओ बच्चों कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो बेटा। अरे मुदिता जोशी थर्ड वन को क्यों स्टेबल बता रही है? 1 वाला होगा ना? अरे बच्चों इनमें देखो हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगेगा नहीं, तो हमें इंडक्टिव फैक्ट को कंसीडर करना है बच्चों। अब जब हमें इंडक्टिव फैक्ट को कंसीडर करना है ना, तो इंडक्टिव फैक्ट आप मुझे बताओ, टी का इंडक्टिव फैक्ट तो बहुत ज्यादा होता है ना? टी का इंडक्टिव फैक्ट तो बहुत ज्यादा होता है। अरे कल देखो ऐसे मैंने आपको ऑर्डर भी बताई थी, मैं आपको बता सकता हूँ। देखो ये पढ़ा CT3 है ना, शायद लिखा भी था कहीं पे, है ना? ये देखो ये लिखे पड़े CT3CH2। एक ऑर्डर चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, देखो CT3 CD3 और CH3। बोलो बच्चों कह सकते हैं अपन? क्या बात क्लियर हुई? बोलो बच्चों ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए तो अब देखो बेटा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है, कैन बी explained by H and I effect, है ना? Where is stability of carbanion can be explained by I effect only। बोलो बच्चों क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तो आप दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हो, कर सकते हो, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की, लेकिन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ इससे एक्सप्लेन कर पाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से। बोलो बच्चों क्या बात आपको दिमाग में बैठी?
क्या ये बात दिमाग में क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो बेटा सुनो, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, है ना बेटा। ये एल्कीन वाला मामला काफी इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अगर अपन देखो, सबसे पहले ना हाइपर कॉन्जुगेशन की जो नीड है ना, वो इसी मॉलिक्यूल में पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? देखो देखो बेटा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इतना सबको समझ में आ रहा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो देखो बेटा, अगर मैं इनकी एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ बोलूं तो यहाँ आएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम और यहाँ आएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? लेकिन देखो, अगर मैं एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो यहाँ ये इससे कम आती है और ये इससे ज्यादा आ रही है ना बेटा? ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ बेटा, बताओ? एक 1.54 से कम आ रही है और एक 1.34 से ज्यादा आ रही है। समझ में आ रही है क्या बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, यहां तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई बच्चों, यहां तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई और यहां बॉन्ड लेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा। अरे 1.54 से कम होना इसका मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई है, पक्का? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको एक बात पता होगी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं बच्चों, चलते हैं। अब मुझे बताओ, जहां बॉन्ड लेंथ घटी होगी वहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा होगा ना? बोलो बच्चों। जहां बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई होगी वहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा होगा। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब इस जगह पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा होगा और इस जगह पर बॉन्ड ऑर्डर घटा होगा। क्या ऐसा कुछ है क्या? पिक्चर यही समझ में आ रही है कुछ तो, इन डाटा के बेसिस पे? अरे ये डाटा तो यही कह रहे हैं। इतना समझ में आया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब हुआ क्या, देखिए देखिए हमारे पास ये पिक्चर, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए, आ सकते हैं? आ सकते हैं बच्चों। तो जैसे इधर आएंगे, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ? इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 5 हो जाएगी ना? 5 तो पॉसिबल ही है ना बेटा? तो क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, कर जाएंगे बच्चों। अब जैसे ही इधर मूव किए, मूव करने के बाद देखो बेटा, हमें क्या मिला, ये इधर आया, हो गया बेटा, और ये हो गया CH2 और ये देखो यहाँ पर हो गया H+। बोलो बच्चों, ये हाइपर स्ट्रक्चर बनी? हाइपर स्ट्रक्चर बनी क्या? तो देखो बेटा, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। कितनी हाइपर स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी? इसकी कितनी हाइपर स्ट्रक्चर बन सकती है? 3 बन सकती है। बोलो। अब देखो बेटा, एक ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे और ये पाई इलेक्ट्रॉन थे, हे बच्चों। क्या मैं इसको सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन बोल सकता हूं क्या? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो देखो बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन जो बोला, बोलो बेटा, सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन जो बोला, समझ में आ गया क्या?
अब बेटा देखो, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, वो ये है कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा है ना, ये किस टाइप के ऑर्बिटल में जाके ओवरलैप हुए, कौन बताएगा? बताओ बेटा, किस टाइप के ऑर्बिटल में जाके ये ओवरलैप हुआ? जैसे कार्बोकेटाइड में हुआ था सिग्मा पी, तो यहाँ ये कौन से टाइप के ऑर्बिटल में जाके ओवरलैप हो रहा है? बताओ बेटा, कौन बताएगा आप में से? वेरी गुड, पाई स्टार। देखो बच्चों, बात को बहुत ढंग से सुनना है ना। एक बात बताओ बेटा, देखो सुनो, ये जैसे एक एल्कीन है, ठीक है बेटा, ये एक पाई बॉन्ड बना हुआ है क्या? एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। एक पाई बॉन्ड जब आप बनाते हो तो आप ऐसा करते हो क्या बेटा, ये दो पी ऑर्बिटल है और ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में इस तरह से देखो क्या करते हैं, इस तरह से आपके ओवरलैप करते हैं बच्चों, ये तो सबको पता है। तो देखो, एक पी ऑर्बिटल मैंने इस साइड लिया और एक पी ऑर्बिटल मैंने इस साइड लिया। अब थोड़ा सा बेटा आप है ना एमओटी का नॉलेज यूज करो, अगर आपको याद हो तो, है ना बेटा, ठीक है। तो अगर आपको एमओटी का नॉलेज याद है, ठीक है, तो आप लोग एक बात हो बेटा, देखो, एक ये पी इधर हो गया, एक ये पी इधर हो गया, है ना, और दोनों में पार्शियली क्या, दोनों में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब बताओ बेटा, मिड पॉइंट से जो नीचे बनता है ना, और एक ऊपर बनता है, जो नीचे बनता है वो तो होता है बच्चों बीएमओ, और जो ऊपर बनता है वो होता है एबीएमओ। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पढ़ा होगा ना? अरे बच्चों पढ़ा होगा। तो अब देखो, ये इसको बोलते हैं बेटा पाई, है ना, और इसको बोलते हैं बेटा पाई स्टार, बोल सकते हैं क्या? याद करो, एंटी बॉन्डिंग को हम हमेशा स्टार लगा के दिखाते हैं, एंटी बॉन्डिंग को हम हमेशा स्टार लगा के दिखाते हैं। अब देखो बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये वाला ऑर्बिटल क्या इसका खाली पड़ा है क्या? ये वाला ऑर्बिटल क्या इसका खाली पड़ा है क्या? बोलो बच्चों, खाली पड़ा है ना बेटा? तो मुझे ये बताओ, अगर यहाँ ये खाली पड़ा है, तो इस खाली पड़े ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? ये खाली पड़े ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? अब थोड़ा सा आप है ना एक चैप्टर, देखो मैं अभी एक फॉर्मूला लिखता हूं, आपको है ना आपके दिमाग में भी है ना एक बल्ब जल जाएगा। ये पढ़ा है बच्चों कहीं? ये पढ़ा था क्या? KPTCl3, याद करो, जिस सॉल्ट पढ़ा था, पढ़ा था बच्चों, जाइस सॉल्ट। आप याद करो, आप इनको नॉन क्लासिकल लिगेंड बोलते थे बच्चों, नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो बेटा ये C2H4 कहां इलेक्ट्रॉन लेता था प्लेटिनम से? चेक करो, कहां ले रहा है बच्चों, बताओ, ये कहां ले रहा है? दिख रहा है? किस ऑर्बिटल में ले रहा है? किस ऑर्बिटल में ले रहा है बच्चों? पाई स्टार। क्लियर है क्या? अरे बोलो बच्चों, पाई स्टार में ले रहा है, दिख रहा है? ठीक है बेटा, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा, देखो, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बोल रहे हैं? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एमओ डायग्राम, पढ़ा होगा ना बच्चों, एमओ डायग्राम। तो अब मुझे बताओ बेटा, अपन ऐसा कह सकते हैं कि इन एल्कीन सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एल्कीन में कौन से टाइप की ओवरलैपिंग हुई बच्चों? सिग्मा पाई स्टार, पक्का ना? और कार्बोकेटाइन में कौन सी हुई थी? कार्बोकेटाइन में कौन सी हुई थी? अरे सिग्मा पी हुई थी ना बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी जेई में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आईआईटी जेई वालों ने। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटा, देखो, आ,
एक ये बेटा और एक ये है, ठीक है। हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। कौन बताएगा बच्चों इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर? देखो बेटा, एल्फा एच दोनों में बराबर है, इसमें भी आपके 6 एल्फा एच है, इसमें भी 6 एल्फा एच है। अब बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे? आंचल अरोड़ा बोल रही है कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है ना, सेकेंड की ज्यादा होगी। और कोई बताए बच्चों, और कोई बोले सेकंड मोर, पुलकित जसूजा। सेकंड इज मोर स्टेबल, सेकंड सेकंड सेकंड, सबका सेकंड आ रहा है। अच्छा, कटारिया जी बताओ, कटारिया जी बताओ, कटारिया जी सुन रहे हैं आप? हाँ जी। तो पहली वाली क्या है बच्चों? दूसरी वाली ट्रांस है तो पहली वाली क्या है? दूसरी वाली अगर ट्रांस है तो पहली वाली क्या है? मुक्का मारूंगा अगर किसी ने सिस बोला तो, ध्यान से सुन लेना। ये जो सिस बोल रहा है ना, कौन बोल रहा है ये सिस? हाँ, दीपिका तंवर। दिख रहा है तुम्हें इंडिविजुअली? इंडिविजुअली क्या दिख रहा है? दो डिफरेंट ग्रुप है क्या? बस में तो कोई जिया ही नहीं है। अरे नवाबो कर क्या रहे हो तुम? फर्स्ट में तो कोई जिया ही नहीं है। देखो, इस कार्बन पर इंडिविजुअली दोनों ग्रुप सिमिलर है ना, और इस पर भी इंडिविजुअली दोनों ग्रुप सिमिलर है ना। अब देखो बेटा, सबका आंसर गलत है, इसका एसिडिटी ऑर्डर ये है। अब क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूं, है ना। देखो बेटा, सिस तो ये होती, सिस तो ये होती, आपको कहाँ दिख रही है उसमें सिस? जो मैंने पहले दे रखा है, मुझे तो नहीं दिखी, आपको पता नहीं कैसे दिख गई, है ना। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो इस चीज को बेटा, आप समझने की कोशिश करना। आपको लॉजिक एकदम ढंग से अभी दिमाग में बिठा दूंगा मैं आपके। चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन करवाते हैं अपन। इस बॉन्ड को तोड़ के मैं यहाँ लाऊं तो बेटा ये यहाँ आएगा क्या? ये आ जाएगा। जैसे ये यहाँ आया तो चेक कीजिए क्या हुआ, देखो बेटा, ये CH2 नेगेटिव, ये हो गया बेटा ये। अब देखो ये यहाँ, तो ये यहाँ पहुंचा, तो देखिए इस H को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया बेटा, ठीक है। अब ना, अब ढंग से बात को समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत अच्छे से। बेटा सबसे पहले बताओ, ये जो है ये क्या 1 डिग्री एनाइन बना है क्या? बोलो बेटा, ये 1 डिग्री एनाइन बना है? 1 डिग्री एनाइन बना है क्या? और ये कौन सा डिग्री एनाइन बना है? कौन सा डिग्री? 2 डिग्री एनाइन बना है क्या? बोलो बच्चों, पक्का? अब मुझे बताओ कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है? एक मिनट बेटा मैं कर देता हूँ। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है नीचे? एक मिनट हाइड्रोजन कर देता हूँ, एक मिनट, हाँ ठीक है। इधर कर दी थी ना, अभी कर देता हूँ, यहाँ लगा दी मैंने। ये देखो ये H, बाकी तो ठीक है, H और CH ठीक है। और इधर भी हो गया बेटा। ये छोटी सी एक वो गलती हो गई थी, ठीक कर दी मैंने। अब मुझे बताओ, एक है 1 डिग्री एनाइन और एक है 2 डिग्री एनाइन। बोलो बच्चों, कौन सा नाइन ज्यादा स्टेबल होता है?
कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, सेकंड चीज और देखो, देखो बेटा, अब जो यहाँ ये एल्कीन बन रही है बेटा, अब ध्यान दीजिए, इस एल्कीन में कितने अल्फा एच है बताओ, इस एल्कीन के लिए कितने अल्फा एच है, 3 दिख रहे हैं क्या? अरे 3 दिख रहे हैं बच्चों, CH3 वाले, देखो दिख रहे हैं आपको, जबकि यहाँ तो ये अल्फा कार्बन ही नहीं है। अरे अल्फा कार्बन ही नहीं है ना बच्चों। मैं इसको देखो एक बार वापस ढंग से बनाता हूँ, आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व कीजिए, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व कीजिए आप। देखो ये और ये, ठीक है, इस कार्बोनाइन की डिग्री थी 1 डिग्री, इस कार्बोनाइन की डिग्री थी 2, है ना। ये देखो ये 3 अल्फा एच है बेटा, और यहाँ एक तरह से देखा जाए तो 0 अल्फा एच। अब आप मुझे बताओ बेटा, कौन सा स्टेबल है, 1 डिग्री एनाइन वाला या 2 डिग्री एनाइन वाला? बोलो बच्चों, 1 डिग्री एनाइन वाला, समझ में आ गया? आशुतोष गौतम, जो बॉक्स के पास वाला जो कार्बन है CH2, है ना, तो वो sp3 है। अगर उसके कार्बन को तू इधर भेजेगा तो वो नेगेटिव चार्ज फिर कहाँ जाएगा, काउंट कर ले वो भी भली, इस वाले कार्बन के काउंट करेगा तो 2 इसके और उधर 1, ओवरऑल ज्यादा तो इसी में रहेगा ना, इसके 2 और काउंट कर ले और इसका 1, ज्यादा किस में रहेगा? अरे ज्यादा कार्बन किस, ज्यादा हाइड्रोजन किस में रहेंगे? फर्स्ट में ना। बोलो बच्चों, ये क्लियर हुआ क्या? ये बात आपको समझ में आई? जिस बच्चे ने गलत आंसर दिए थे उनको ये बात सबको समझ में आ गई क्या? और जो बच्चा गलत आंसर देगा ना वही सब्जेक्ट सीखेगा। एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, जो बच्चा चलती क्लास में गलत आंसर देता है वही सब्जेक्ट सीखेगा। आपको गलत आ रहा है ना, बोलो आप, आपको याद रहेगा कि अच्छा मैंने उस दिन क्लास में ये बोला था और सर ने ये बोला था कि मुक्का मारूंगा एक, है ना, ये चीज आपको याद आ जाएगी एग्जाम में, हाथ तो हाथ, है ना। तो आंसर दिया करो बेटा। दीपेश, सिस ट्रांस में तो ट्रांस ही हो गया बेटा, सिस ट्रांस में तो ट्रांस ही होगा। चलो, ये क्लियर है ना सबको, ये बात सबको क्लियर है? अब देखो बेटा, मैं ना इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखता हूं, देखो बेटा सुनो, एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं बेटा अपन, सुनिए। एक तो मैंने ये लिया बेटा, ठीक है, फिर एक मैंने ये लिया, ठीक है, फिर मैंने ये लिया बच्चों, फिर ये लिया, ठीक है, फिर बेटा ये लिया, ठीक है, फिर मैं ये ले रहा हूं, ये देखो बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें तो आपके 12 अल्फा एच है, इसमें 9 अल्फा एच है ना, इसमें 6 अल्फा एच है, ठीक है, अगले वाले में भी 6 अल्फा एच है, अगले वाले में भी 6 है, फिर 3 अल्फा एच है, और फिर 0 अल्फा एच है। तो अब देखो बेटा, ये 6 वाले में मामला समझ में आया? 6 वाले में मामला समझ में आया क्या, जो मैंने अभी आपको समझाया था? बोलो बेटा, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, उन दोनों में 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा ना, सिस और ट्रांस दोनों में 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा। अब देखो, अब सिस और ट्रांस में सोचो बेटा, देखो बेटा ये ग्रुप एक ही साइड है,
एक ही साइड है बच्चों, तो इनमें रिपल्शन होगा ना, बोलो बच्चों, रिपल्शन होगा, तो दिस वाला कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा, है ना बेटा। तो देखो ये ऑर्डर आएगा, बोलो बच्चों, क्या ये ऑर्डर क्लियर है आपको? ये एग्जाम में आता है, ठीक है, सबको क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा, एक बात सुनो, एक होता है बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH, ठीक है। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। वैसे तो आपने लास्ट से पढ़ी होगी ना, ये बच्चों लास्ट से आपने पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक आता था। देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये एक एल्कीन है, इसको मैंने हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो यहां से ये पाई बॉन्ड टूटता है, याद है क्या, और दोनों हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है। ये अपन रिएक्शन वैसे आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएगी हमारी डिस्कस, है ना, तो हम आगे देख लेंगे बेटा। तो यहाँ पर हीट जनरेट होती है, याद है क्या, जब भी आप किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के 1 मोल का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करके उसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर दो, तो जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, समझ में आया। आपने किसी भी 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर बात करते हैं। देखो, हीट विच इज released during complete hydrogenation of 1 mole of an unsaturated compound, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं ना, वो पॉइंट बहुत ही काम का है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना बेटा, वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बेटा एक बात सुना मेरी बात को ढंग से, देखो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि कोई कंपाउंड स्टेबल है, इसका मतलब उसके अंदर जो हीट कंटेंट है वो कम है ना, अगर उसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट है वो कम होगा। अब मुझे बताओ, जब एनर्जी कंटेंट कम होगा तो जब अंदर है ही कम, तो निकलेगी बाहर कम ही ना, अरे निकलेगी बाहर कम ना। अच्छा, अगर कोई सिस्टम पहले से अनस्टेबल है, अगर कोई सिस्टम पहले से अनस्टेबल है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी कंटेंट बहुत ज्यादा है, का मतलब उसका एनर्जी कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो जब आप उसका हाइड्रोजनेशन या कंबर्शन करोगे तो हीट क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। आप इसको ऐसे सोचो, देखो, एक आप एकदम कूल माइंडेड हो, एकदम कूल, है ना, चिल कर रहे हैं आप, और एक आपको गुस्सा आया हुआ है, ठीक है। तो जब बेटा, जब आप एकदम कूल माइंडेड हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, देखो जब आप बहुत ही कूल माइंडेड हो, तो आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में कोई गर्मी नहीं है, एनर्जी कंटेंट कम है, तो सामने वाले से आप आराम से बात कर रहे हो, और आपको गुस्सा आया हुआ है, और सामने वाले ने आके आपको एक एक कोई पिंच करती हुई बात कह दी, तो बेटा क्या होता है फिर, ब्लास्ट होता है कि नहीं होता, अरे ब्लास्ट होता है, बोलो, होता है। कभी मम्मी गुस्से में हो और आप अपनी कोई चीज मांगो उनसे जाके कि ये चीज लेनी है ना, और फिर क्या होता है भाई साहब, धमाके होते हैं क्या, अरे होते हैं। तो, देखो, जब अर्चिता बिनानी रुक जा, आज ही बोलता हूं मम्मी को तेरी, है ना, भयंकर वाले होते हैं, साधवानी जी बोल रहे हैं बहुत भयंकर वाले होते हैं, समझ आ गई बात बेटा। तो देखो, अगर कोई कंपाउंड पहले से अनस्टेबल है, उसका मतलब उसमें हीट कंटेंट बहुत ज्यादा है, और जिसमें हीट कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो जब आप उसका हाइड्रोजनेशन करोगे या कंबर्शन करोगे, तो वही तो हीट बाहर निकल के आएगी ना, अरे जो अंदर है वही तो बाहर आएगी ना भाई साहब,
समझ में आ गई? अगर कोई कंपाउंड पहले से स्टेबल है तो उसका मतलब उसके अंदर हीट पहले से कम है, तो निकल के बाहर ही कम ही आएगी ना। अरे निकल के बाहर कम ही आएगी ना। समझ में आ गई बात? तो देखो बेटा, मैं क्या बोलूंगा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि मोर स्टेबल, है ना, तो लीस्ट एनर्जी कंटेंट। सही बात है, जो स्टेबल है तो उसका एनर्जी कंटेंट कम होगा, तो लेस हीट will be released on hydrogenation और कंबर्शन। बोलो बच्चों, सही है? अब देखो, अगर मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखिए, अगर कोई लेस स्टेबल है, ठीक है, तो लेस स्टेबल है तो क्या होगा कि एनर्जी कंटेंट क्या होगा बच्चों, वेरी हाई। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, will be released on हाइड्रोजिनेशन और कंबर्शन। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है? तो मुझे बताओ, इस ऑर्डर में सबसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी आएगी? बताओ बच्चों, इस ऑर्डर में सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी आएगी? लास्ट वाले की आएगी ना बच्चों, एथीन की। एथीन की आएगी बच्चों। तो अपन कह सकते हैं कि, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इट मीन्स अमंग ऑल एल्कीन्स, है ना, एथीन, है ना, C2H4 has maximum heat of hydrogenation for each pi bond, है ना, for each, या ऐसे लिख दो सिर्फ, है ना, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बोलो बच्चों, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई सबके? बोलो बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसकी आई? क्लियर है क्या सबके? पक्का बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, एक चीज बताओ, एक मैंने ये लिखा बेटा, ठीक है, फिर एक ये लिखा, और फिर एक ये लिखा। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमें बेटा, है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करना है बच्चों। ठीक है, तो कर सकते हैं क्या? देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, यहाँ इसको बॉक्स में बंद करो, इसको बॉक्स में बंद करो, इसको बॉक्स में बंद करो, और बॉक्स में बंद करने के बाद अल्फा एच काउंट शुरू करना करो। तो देखो, इसमें सिर्फ 1 अल्फा एच है, इसमें 9 अल्फा एच है, और इसमें 5 अल्फा एच है। क्या मैंने काउंट सही किए? क्या मैंने सही काउंट किया बच्चों? बोलो। तो अब बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बी, फिर सी, फिर ए। हो गया बेटा? आसान सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब बताओ बेटा,
देखो अगर इस तरह से लेते हैं अपन, ये ले लिया बेटा मैंने, ठीक है। और हमें इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है। मैं इनको नंबर देता हूँ, देखो बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ बच्चों। सबसे पहले एल्फ एच बताओ, फर्स्ट में कितने एल्फ एच है? एल्फ एच बताओ बेटा सबसे पहले तो। एल्फ एच काउंट करना सीख लेना बेटा ढंग से। एल्फ एच अगर नहीं आई ना दिक्कत हो जाएगी। देखो ये डबल बॉन्ड है बेटा, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ये ये और हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है बेटा, इस तरह से। तो 4 कार्बन के कितने हो जाएंगे बेटा? 8 एल्फ एच हो जाएंगे ना, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। अगले में देखो बेटा, इसको बॉक्स को बंद कर दो, ठीक है। तो ये फिर ये फिर ये, तो इस पे तो बेटा एक ही हाइड्रोजन होगी ना, तो कितने आ गए? 5। इसमें आ जाओ, इसमें देखो 2 और इसमें एक, 3, 3 होंगे बेटा। और इसमें देखो बेटा कितने होंगे, इसमें 4 हो जाएंगे बेटा। तो अब बस ऑर्डर लिख दो, ऑर्डर में तो कहीं जोर आना ही नहीं है। फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड आ जाएगा बेटा। क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए ये बताइए। ये बेटा हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करना है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है, फटाक से कर देते हैं अभी। देखो बेटा ये बंद कर दो इनको बॉक्स में फटाफट, ठीक है। कितने हो जाएंगे देखो, इसमें हो गए बेटा आपके 7 एल्फा एच, है ना। इसमें हो गए 3 एल्फा एच, इसमें हो गए 4 एल्फा एच। तो ए, सी और बी हो गए बच्चों। ए सी बी हो गया क्या? हो गया? सबको समझ में आया बेटा? सबको क्लियर है? चलो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। ये फिर ये बेटा, ठीक है। हम इनको नंबर देते हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फटाफट काउंट कर लो आप। वेरी गुड। देखो ये डबल बॉन्ड है बेटा, है ना। तो इसमें तो आगे 10 एल्फा एच, है ना। यहाँ ये है, तो कितने हो गई? 3 to 5 और 1, 7 एल्फा एच, है ना। और 3 एल्फा एच एंड 4 एल्फा एच। क्या मैंने एल्फा एच सही काउंट किए बच्चों? क्या मैंने एल्फा एच सही काउंट किए? बस एल्फा एच अगर आपने सही काउंट कर लिए ना, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में फिर घबराने की जरूरत, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, ठीक है ना। तो 6 कैसे होंगे किशोर प्रजापत? 3 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे और
ठीक, यहाँ भी तो आएगा। अरे सेकंड में 6 कहाँ है, 7 है ना। ये व्यक्ति, अच्छा 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 अच्छा, मैं, ठीक है सॉरी। हो गए, बोलो, क्लियर है बच्चों। चलो अब कल अपन है ना इस टॉपिक को खत्म कर देंगे आराम से, ठीक है ना। कल इस टॉपिक को अपन खत्म कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं पहले ही लिख के रखूंगा ताकि अपन फटाफट अपना टाइम बच जाएगा, और कल अपन रेजोनेंस स्टार्ट कर लेंगे बेटा, ठीक है।